ओके देखिए, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ है। जैसे लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। सेम इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में भी 3 लॉ है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लॉ ने यहाँ पे बोलते हैं जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ, है ना। तो जीरोथ लॉ हम लोग सीखे। अब हमें सीखना है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ वही है जो कि वहां पे मैंने जूल लॉ सिखाया था आपको, कि हीट वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते, पर हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। याद कीजिए, एक मैंने टॉपिक करवाया था आपको, है ना, 2-4 दिन पहले ही। वहीं से बनता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में 3 चीजें आता है। क्या क्या 3 चीजें आता है? एक आता है हीट, एक आता है आपका वर्क डन, और एक आता है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब सभी का कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, सभी का कैलकुलेशन आना चाहिए। इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन पहला दिन ही सीखे हम लोग। यू का कैलकुलेशन होता है NCVT, और हम लोग सीखे ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी भी प्रोसेस से जाइए यही होगा। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस जब भी बोला जाए तो 4 प्रोसेस से मतलब है, हम लोग जानते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, है ना, एडियाबेटिक, समझ पा रहे हैं ना। तो किसी भी प्रोसेस में फॉर्मूला यही होता है, इंटरनल एनर्जी का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाता है NCVDT। याद आया? तो किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही। अच्छा, हीट का फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। जनरल फॉर्मूला हीट का, Q बोलो या DQ बोलो, होता है MCDT या NCDT, जैसा भी बोलिए, ठीक है। C को अगर मोलर स्पेसिफिक हीट लोगे तो N दोगे, और ग्राम स्पेसिफिक हीट लोगे तो M दोगे। फिर हम लोग 2 अलग अलग प्रोसेस में देखे कि अगर मान लीजिए आइसोकोरिक हो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो यही Q हो जाएगा NCVDT। अगर आइसोबारिक हो यानी कांस्टेंट प्रेशर हो तो CPDT। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब बाकी का और भी प्रोसेस तो हो सकता है, जैसे आइसोथर्मल में जो DT 0 होगा तो क्या हीट नहीं लगेगा? लगेगा, पर वहां दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग प्रोसेस में हीट का कैलकुलेशन। और एक बचा वर्क डन। वर्क डन का सीखे, वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है PdV का इंटीग्रेशन V1 से V2, यही होता है वर्क का फॉर्मूला। तो लास्ट क्लास हम लोग, सबसे लास्ट क्लास आपकी वेकेशन से पहले, यही सीख रहे थे वर्क डन। और मैंने आपको 4 तरीके से वर्क डन निकालना सिखाया था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन रहा तो यहीं पे उसकी वैल्यू रख देंगे, टेम्परेचर का फंक्शन रहा तब भी वैल्यू रख देंगे। और एक तरीका है जो डायरेक्ट अपनी एग्जाम में कई बार आया है, वो है इंडिकेटेड डायग्राम, यानी कि डायग्राम वाला क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग समझे थे ये PdV मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इसका जो एरिया है वही क्या देता है? वर्क डन, है ना। अब एरिया, एक बात पे ध्यान रखना है, ये dV है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब एरिया जो निकालोगे हमेशा वॉल्यूम एक्सिस पे निकालोगे। मान लो ये कोई ग्राफ है, तो इसके नीचे ये जो वॉल्यूम एक्सिस है इस पे एरिया निकालेंगे। अगर मान लो एग्जामिनर ने मजाक किया और वॉल्यूम यहां पे दे दिया, सेम ग्राफ, तब ये एरिया नहीं निकालेंगे, वॉल्यूम पे निकालेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया निकालेंगे, ये एरिया हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? दूसरा, अगर प्रोसेस साइक्लिक हो, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है जहां से चालू हो वहीं पे पहुंच जाए, ये सब साइक्लिक प्रोसेस है। बहुत बच्चे साइक्लिक का मतलब समझते हैं सर्कल, ऐसा नहीं। साइक्लिक का मतलब क्लोज, जहां से चालू हो रहा है वहीं पे पहुंच जा रहा है। तो जब भी अगर प्रोसेस साइक्लिक हो, डायग्राम में कोई क्लोज पाथ दिया हो, तब हम लोग जो एरिया निकालेंगे वर्क डन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कर्व के अंदर वाला, सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ के अंदर वाला। अब ये मैग्नीट्यूड देगा,
वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो जब भी ये क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। ठीक है, अच्छा तीनों का आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन का मतलब हीट को कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। तो जब भी हीट ऐड होगा, किसी बॉडी को हीट करेंगे तो हीट का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। और किसी बॉडी से हीट निकालेंगे, हीट रिलीज करेगा कोई सिस्टम, तो उस समय हीट का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, है ना। इसी तरीके से वर्क डन, अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, वर्क ऑन सिस्टम, तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, लो। वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क का वैल्यू बोलो निगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम अगर वर्क करेगा हीट का वैल्यू, सॉरी वर्क का वैल्यू पॉजिटिव, किए ना। और दूसरा तरीके से पहचानते हैं वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन निगेटिव। सब लिखे हैं लास्ट क्लास। इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव कब निगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ तो निगेटिव। क्लियर है ना। चलिए, तो इतनी सारी बातें सीखने के बाद अब हम लोग एलिजिबल हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखने के लिए। पर उससे पहले 7-8 डायग्राम आता है जो अभी तक एग्जाम में आया वर्क निकालने के लिए, तो मैं एक बार वो क्वेश्चन करा देता हूं। वो सभी डायग्राम का मैं वर्क क्वेश्चन करा देता हूं, एक बार सभी डायग्राम का क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, किसी न किसी साल आया है एग्जाम में, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन कराते जाता हूं। हेडिंग लिख दीजिए फाइंड वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड करना है। इस इतना ही आज तक आया है इंडिकेटेड डायग्राम से, साथ में ही करते जाएंगे, साथ में ही करते जाएंगे। ये पीवी है, हाँ जी, आ जाइए सभी बच्चे, लिख लेना आराम से, एक बार डिस्कस कर लेते। बताओ जी इसका वर्क क्या होगा, इसका वर्क डन क्या होगा बताइए। इसका वर्क डन क्या होना चाहिए, देखो कई तरीके से सोच सकते हो। पहली बात, यहां वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क जीरो। हेलो, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क जीरो। दूसरा, अगर वॉल्यूम एक्सिस पर अगर ये इसका लाइन भी ड्रॉ करोगे तो कोई एरिया ही नहीं बनेगा, समझ पा रहे हैं, यानी वो एरिया भी जीरो हो गया, समझ पा रहे हैं। तो रीजन में कुछ भी लिख लीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट। चलिए पहला हो गया। इसी तरीके से पीवी डायग्राम, चलिए इसका मानो मुझे वर्क निकालना है। मान लो इसका मुझे वर्क निकालना है, बोलिए इसका वर्क कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। एरिया अंदर, एरिया अंदर कर्व, समझ पा रहे हैं। अब दो तरीके से निकाल सकते हो, एरिया अंदर कर्व निकालोगे तो वॉल्यूम एक्सिस पर निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखना ये एरिया, ठीक है। ये जो एरिया मिला, ये जो एरिया आया, ये एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। मुझे जरा बताओ ये यहां से यहां तक कितना लेंथ है, यहां से यहां तक पी, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, पी है ना, यहाँ का प्रेशर पी है, दिख रहा है, ये पी हो गया। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, देखो यहां पर v है और यहां कितना है 2v, तो ये कितना है v, ये कितना है v, समझ पा रहे हैं। तो एरिया क्या होगा, ये लेंथ इंटू ये लेंथ, यानी p इंटू v।
यानी वर्क डन ये हो जाएगा पीवी। अब अगली बात, ये पीवी प्लस लेना है या माइनस लेना है? अब कैसे सोचोगे? प्लस वर्क का कई तरीके से डिसीजन लेते हैं। पहली बात, वर्क डन ऑन सिस्टम या बाय सिस्टम, तो वो तो वर्ड में लिखा रहता है, तब यहाँ तो वर्ड में लिखा हुआ नहीं है। दूसरा तरीका, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वर्क पॉजिटिव, तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ पा रहे? यानी वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क हो गया पॉजिटिव, ये वर्क हो गया पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, V1 से V2 तक। मुझे समझ में आ गया। पूरी प्रोसेस में प्रेशर हर पॉइंट पर क्या है जी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, V1 से V2, डीवी का इंटीग्रेशन V हो जाता, और लिमिट V1 से V2 यानी P V2 माइनस V1, तो P अब V2 फाइनल का वैल्यू है 2V, इनिशियल का वैल्यू है V, यानी फिर से आ गया PV, है ना, प्लस वैल्यू आ गया। तो आप इस तरीके से भी जा सकते थे और इस तरीके से भी जा सकते हैं, पर जैसे ही ग्राफ दे तो सबसे आसान बनाने का तरीका यही होता है, ग्राफ का सीधा एरिया निकाल लें। क्लियर है ना? चलिए दोनों जल्दी से लिखिए, फिर ये दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा, तीसरे में आ जाइए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आप देखोगे तो आपको दिखेगा आया हुआ है। चलिए, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है यहाँ का P, V, 3P, V, 3P, 3P, 3V, और ये P, 3V। ठीक है, आइए जी, इसका वर्क निकालना है हमें, इसका वर्क निकालना है PV का। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे? एरिया अंदर साइकिल, यानी कि ये वाला एरिया। आ जाइए, जब मुझे बताइए यहां से यहां तक का ये लेंथ कितना है? सोच पा रहे हैं? देखो ये वॉल्यूम एक्सिस, यहाँ का वॉल्यूम कितना? 3V, और ये हटा दो V, तो कितना बचा? 2V। तो ये लेंथ जो है ये कितना है? 2V। ठीक है ना? अच्छा, ये देखो रेक्टेंगल है तो ये दोनों, और ये लेंथ कितना है? देखो यहां तक 3P और यहाँ P, तो कितना बचा? 2P। समझ पा रहे हैं? तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ मालूम है 2V 2P, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? है ना, 2P इंटू 2V, यानी कि 4PV। ठीक है, अब 4PV प्लस होगा या माइनस होगा ये बताइए, क्योंकि ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, तो इसीलिए ये पॉजिटिव वर्क है, इसीलिए ये पॉजिटिव वर्क है। देख रहे हैं, इतना आसान ये आपका 2011 या 12 का क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग खुद से करेंगे, मैं सिर्फ बनाते जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे, प्लस माइनस भी खुद से सोचना है। ठीक है, चलिए जी, इसका बता दीजिए कैसे निकालेंगे एरिया, किस एक्सिस पे? वॉल्यूम एक्सिस पे। चलो वॉल्यूम नीचे देखो,
यही एरिया है ना। अब बताओ ये क्या शेप दिख रहा है, ट्राइपेजियम, समझ पा रहे हैं। या तो ट्राइपेजियम का आपको फॉर्मूला मालूम है तो उससे निकालिए, या एक और तरीका आपके पास है, इसको तोड़ दो, एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक स्क्वायर बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूं ट्राइपेजियम का ताकि आपको याद रहे। तो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them, distance between them। या तो इससे निकाल लेंगे या फिर तोड़ कर निकाल लेंगे। अभी मैं इसी से निकाल के आपको दिखाता हूं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सा साइड पैरेलल है, व्हाइट वाला, ये और ये साइड का लेंथ कितना 4 और इसका कितना 2, तो ये हो गया 4 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन डैम। किसको, डैम मतलब कौन है, पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता सकते कितना है 4, ये भी 4 है ना, यहां से यहां तक 4 है, तो ये हो गया 4। ये कैंसल होकर इसको 2 बना दिया, तो 4 + 2 6 × 2 12 जूल। यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, देखिए चलिए इसका निकालिए जरा। अब इसका निकालिए, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं। हाँ जी, इसका कितना आ गया, प्लस या माइनस, हाँ -2pv, सही है। 4 और किसका आ रहा है, -2pv, ठीक है ना। इसके अंदर का एरिया निकालेंगे, ये एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिख रहा है यहां से यहां तक v, 2v में v गया v, और हाइट, हाइट कितना दिख रहा है यहां से यहां तक 4p, तो इंटू 4p, तो ये कैंसल हो गया तो बचा 2, तो वो बचा 2pv पर, ठीक है 2pv ठीक है, पर ये कैसा है, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, इसलिए ये निगेटिव साइन होगा, है ना। पर ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको लेना पड़ेगा निगेटिव, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसका नहीं सोच पा रहे ना, मैं इसका आंसर देता हूं, आपको सोचना है, लॉजिक सोचना है कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर क्या है 0। अब जल्दी लॉजिक सोचो, सोचो 0 कैसे होगा, आंसर दे दी, इसका आंसर है 0। क्यों होगा, सोच पा रहे, बोलिए। ये आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे,
दोनों ट्रायंगल सेम साइज का सिमिलर है या अलग है, ये बताओ। सेम है ना। अब एक ट्रायंगल देखो क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका एरिया जितना पॉजिटिव लोगे उतना लेना पड़ेगा नेगेटिव, समझ पा रहे हैं। जैसे ये देखो, ये वाला क्लॉकवाइज है तो ये वाला वर्क पॉजिटिव होगा, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ पा रहे हैं। सॉरी, ये ना एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया निगेटिव, तो इसका वर्क हो गया निगेटिव। और ये जो है ये तो क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क हो गया पॉजिटिव, पर दोनों का साइज सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए ओवरऑल हो जाएगा 0। आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने गलती किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, वर्क डन का मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, अब आपको बताना है। चलिए, क्या निकालना है, क्वेश्चन तो सबके लिए सेम ही है, फाइंड वर्क डन, है ना। अच्छा, पहले कितने लोगों को सही लगता है? फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है या गलत लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचिए, सोचिए फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचिए। हमें शेप से दिख रहा है ये सर्कल है ना। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया, सॉरी एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया को अगर डायमीटर लिखना है तो रेडियस को डायमीटर लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 2r, है ना। सॉरी, रेडियस को अगर डायमीटर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? d/2। तो d/2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू डी स्क्वायर। तो एरिया के एक और फॉर्मूला हो जाता है पाई/4 डी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये यहां से यहां तक डायमीटर है तो क्या ये सही है गलत है? सही है। यहाँ का वैल्यू V2, यहाँ का V1, तो क्या डायमीटर का वैल्यू V2 माइनस V1 है? बोलिए, तो पहला ऑप्शन सही हुआ या गलत हुआ? सोचो, पहला ऑप्शन सही है या गलत हुआ? सही हुआ। पाई/4 डी स्क्वायर, डी की जगह V2 माइनस V1। ठीक है, पर अब रुकिए, देखिए ये आपने निकाला क्या? आंसर वर्क निकाला। क्या निकाला? वर्क। इसका यूनिट क्या होना चाहिए था? जूल। समझ पा रहे हैं? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? जूल। जब यूनिट चेक करो, 1/4 का तो कोई यूनिट ही नहीं। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब और उसका स्क्वायर है, यानी कि मीटर 6। मीटर 6 को क्या जूल बोल सकते हैं? नहीं, जूल बोलते हैं न्यूटन मीटर को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत। मैग्नीट्यूड सही है पर यूनिट गलत है, इसीलिए ये फॉर्मूला तो नहीं बन सकता। संयोग ऐसा है कि वैल्यू सेम आ रहा है। आ जाइए दूसरा, दूसरा ऑप्शन देखो। दूसरा ऑप्शन भी पाई/4 और डी स्क्वायर। अगर डायमीटर हमें ऐसा माने तो जरा ध्यान से देखो, इसको भी तो डायमीटर मान सकते हैं। और ये डायमीटर देखो तो ये P2 और ये P1, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? P2 माइनस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से ये फॉर्मूला सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सही लग रहा है, पर है फिर से गलत। क्यों गलत? क्योंकि इसकी यूनिट देखो तो पाई/4 का कोई यूनिट नहीं, अंदर क्या बच रहा है? प्रेशर। प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसका है स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा न्यूटन
स्क्वायर की पावर मीटर की पावर 4। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, ये तो न्यूटन स्क्वायर बाय मीटर की पावर 4 है, ये भी जूल नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाओ? ये भी गलत हो गया। इसमें आ जाइए, इसमें कैसा है ध्यान से देखिए, पाई बाय 4 और डी स्क्वायर को डी इंटू डी भी बोल सकते हैं, तो पाई बाय 4 और एक डी ये वाला ले लिया, एक डी ये वाला ले लिया, समझ पा रहे हैं? अब इसका यूनिट देखो, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर एक को कर देगा, बचेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर ही क्या होता है जूल। याद करो, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन थर्ड जो है यही सही ऑप्शन है, समझ पा रहे हैं? नोट करके एक पॉइंट लिखिए, मैग्नीट्यूड वाइज, लिखिए मैग्नीट्यूड वाइज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, मैग्नीट्यूड वाइज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, but unit and dimension wise, only option third, is correct। यूनिट और डायमेंशन से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थर्ड ही है सही। ये आपका 2019 जेई में आया है, ठीक है, ओके। चलिए जी, अब यहां के बाद शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग बनाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ खत्म हो गया, फर्स्ट लॉ आज हम लोग खत्म करेंगे, फिर कल आपका सेकेंड लॉ हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग बना दीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जूल लॉ मैंने सिखाया था आपको, याद कीजिए पिछले चैप्टर में केटीजी से पहले या केटीजी के समय ही आपको जूल लॉ सिखाया था। उसमें क्या लिखवाया था, बहुत ही अजीब सी बात था। उसमें हम लोग लिखे थे कि हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते। कुछ याद आया? वही है फर्स्ट लॉ, वही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब अपना सिस्टम वही होता है गैस का सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में, या किसी भी चीज का सिस्टम है। अगर सिस्टम में तुम कुछ हीट देते हो, मान लो dq हीट दिए, तो हो सकता है सिस्टम कुछ वर्क करे, ये सिस्टम कुछ वर्क करे, मान लो dw वर्क किया, ठीक है। तो कभी भी पहले जूल बताकर गए हैं कि कभी भी सारा हीट सारा वर्क नहीं बन सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितना हीट दिए उतना का उतना वर्क नहीं बनेगा, ठीक है। तो लोग बोले एनर्जी तो कंजर्व है, ये भी एनर्जी है जूल और ये भी एनर्जी है जूल, समझ पा रहे हैं? नाम अपना वर्क बोले, एक तरीके से एनर्जी ही है वर्क। तो आखिर 100% अगर कन्वर्ट नहीं होगा, ये गलत है। अगर 100% कन्वर्ट नहीं होगा तो जाएगा कहां? तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स बताया कि इसका कुछ पार्ट इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 100 जूल का एनर्जी दिए, 100 जूल हीट दिए किसी गैस को, वो काम करके दिया आपको मान लो 60 जूल, वर्क आपको मिला 60 जूल, और 40 जूल कहां गया आंसर? इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसने सब एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो उसका अपना एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, समझ पा रहे? तो होगा क्या कि जब भी किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसका कुछ पार्ट उसके पहले इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो अगर जैसे किसी को हीट दिए उसमें से कुछ पार्ट क्या करेगा, उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करा देगा, या इससे हीट निकालेंगे तो कुछ पार्ट पहले इसके इंटरनल एनर्जी से निकलेगा,
उसी को लिखते हैं DU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बचा हुआ पार्ट क्या करेगा? वर्क करेगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यही इसका स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला एकदम याद है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि किसी भी सिस्टम में जितना हीट देंगे ये हीट दो पार्ट में जाता है। फर्स्ट पार्ट पहले यही करेगा, हो सकता है किसी में वर्क नहीं करे, उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे, पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और फिर जो हीट बचेगा उससे वो क्या करेगा? वर्क कर देगा। समझ पा रहे? अच्छा, मान लो कोई सिस्टम एकदम ऐसा हो जो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज ही नहीं करे, जैसे कौन सा? ऐसा आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल का देखो DU का फॉर्मूला क्या होता है जी? NCV/dt। अगर dt 0 आइसोथर्मल का, DU 0, तो उस केस में सारा का सारा हीट किसमें बन जाएगा? वर्क में। पर वो एक लौता सिर्फ केस है, बाकी केस में नहीं होगा। तो कैन भी हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अदरवाइज बाकी प्रोसेस में कुछ हीट बनेगा, मतलब कुछ इंटरनल एनर्जी बनेगा और कुछ उसको वर्क करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या फंडामेंटल लॉ है? आंसर है नहीं, ये किसी लॉ का डेरिवेशन है। किस लॉ का डेरिवेशन है? अभी कौन सी लॉ का बात किए थे? सोचो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कितना दिए सब ये नहीं बना, कहीं ना कहीं गया था। इस सब के पीछे आपने क्या सोचा था कि एनर्जी तो टोटल उतना रहना ही चाहिए। तो आइए इसका कंक्लूजन लिखेंगे। फर्स्ट लॉ समझ गए ना? हेलो, फर्स्ट लॉ समझ गए ना? ठीक, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। लिखिए, इट इज ए बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज ए बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट लॉ किस लॉ पे बेस्ड है? फंडामेंटल लॉ है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस तरीके से। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। कंक्लूजन नहीं, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या क्या यूज करेंगे, तो यहीं पे पॉइंट वाइज आगे बढ़ते चल जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, कभी भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मान लो 1 कैलोरी में और 1 जूल में, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों का यूनिट सेम है, दिख रहा है, जूल 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 और कैलोरी कैलोरी कैलोरी। क्या बात समझ पा रहे हैं? दूसरा लिखिए, डायमेंशन ऑफ ऑल 3 क्वांटिटी शुड बी सेम। जब भी कैलकुलेशन करें, जब भी यूज करें फर्स्ट लॉ, उस समय ये याद रखना है कि तीनों का डायमेंशन क्या रखना है? सेम। ठीक है ना? तो पहला कंजर्वेशन है, दूसरा आपका ये है। अब तीसरा आ जाइए, सबका ना एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से। तो dq या q, इसका कैलकुलेशन सीधा होगा NCDT से। ठीक है, अगर इसमें आइसोकोरिक है तो हो जाएगा dq इक्वल टू NCV/dt। अगर आइसोबारिक है, ठीक है, तो ये dq क्या हो जाएगा? NCP/dt। बाकी प्रोसेस में जैसे एडियाबेटिक है मान लो, तो क्या हो जाएगा जी? dq 0, उसमें तो कोई हीट जाएगा ही नहीं। और आइसोथर्मल में याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ जरा ध्यान से, आइसोथर्मल में क्या dq का वैल्यू 0 होगा? जल्दी बताओ। हीट का सिंपल फॉर्मूला तो यही होता है। तो dt तो 0 आइसोथर्मल का, तो क्या आइसोथर्मल का dq 0? आंसर नहीं। ये तो बात हो रही है सेंसेबल हीट का। आइसोथर्मल में कौन सा हीट होता है? लेटेंट हीट। आइसोथर्मल कब होता है? जब फेज चेंज करता है। मान लो 100 डिग्री का वाटर है,
वो 100 डिग्री का स्टीम बनेगा, हीट चाहिए या नहीं चाहिए? वाटर अपने आप बन जाएगा वेपर? नहीं चाहिए, समझ पा रहे हैं? और ज्यादा वाला हीट चाहिए, पर वो लेटेंट हीट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ही नहीं एप्लीकेबल है, इसलिए ऐसा मत करेंगे आइसोथर्मल का हीट जीरो। हीट जीरो का मतलब हो गया एडियाबेटिक। हीट जीरो का मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल का हीट जीरो नहीं होता है, उसका हीट का कैलकुलेशन बदल जाता है। इसका हीट का फॉर्मूला ये होता है dq इक्वल टू m इंटू एल। कुछ याद आया? हालांकि ये यूज नहीं होगा, हालांकि ये यूज बहुत कम होगा, पर इसका हीट का फॉर्मूला ये हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट, है ना। इसमें ये कौन सा हीट निकलता है? लेटेंट हीट निकलता है। हाँ, आइसोथर्मल का इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि dt इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है। तो ये मैंने आपको चारों प्रोसेस में 1 2 3 4 चारों प्रोसेस में हीट कैलकुलेशन करने का तरीका सिखाया। सेम इसी तरीके से चारों प्रोसेस में हमें क्या क्या आना चाहिए? du आना चाहिए और dw आना चाहिए। तो dq तो हर प्रोसेस का सेम ही रहेगा, du क्या रहेगा जी? NCV dt, यही रहेगा चारों का चारों प्रोसेस में, इन ऑल प्रोसेस। ठीक है। वर्क हम लोग कल सीखे थे, वर्क तो हम लोग कल सीखे ही थे हर प्रोसेस में निकालने। अभी फिर से जब प्रोसेस 1 बाय 1 करेंगे तो एक एक सीखेंगे। तो इस तरीके से सभी का हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग प्रोसेस सीखते हैं। अच्छा, वर्क का लिखना है तो लिख ही लो। 5वां वर्क का बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अच्छा, पी बाहर क्यों निकालोगे? अंदर ही रखो जब तक प्रोसेस डिफाइन नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी V1 से V2 तक। अब अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ये डिपेंड करेगा, इसमें सब प्रोसेस में सेम नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट और लिख रहे हैं। साइन कन्वेंशन, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे साइन कन्वेंशन में। बताओ, वर्क डन ऑन सिस्टम और वॉल्यूम डिक्रीज, इस दोनों केस में वर्क का वैल्यू क्या? निगेटिव। फिर से, वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क वॉल्यूम इंक्रीजेज, एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब एक्सपेंशन हो गया, तो इसका वर्क हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना? चलिए इतनी बातें नोट करें, इतनी बातें नोट करें। चलिए इसी के नीचे लिखिए, हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम। हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम मतलब हीट को सिस्टम में सप्लाई किया गया या ऐड किया गया। उसमें लिखिए dq इक्वल टू पॉजिटिव, तब dq क्या लेंगे? पॉजिटिव। मैं यहां लिख ही देता हूं। अगर कभी भी हीट को ऐड किया गया, हीट ऐड किया गया, सप्लाई किया गया, तब dq पॉजिटिव। ठीक। अगर कभी हीट रिलीज हुआ है, इस केस में dq क्या होगा? निगेटिव। ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी कभी इंक्रीज किया सिस्टम का, अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तब du जो है वो पॉजिटिव हो। अच्छा, एक बात समझो, du जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt पे। तो कई बार आपको पता नहीं चलेगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया, पर टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ही किया है। तो और अगर टेम्परेचर कभी भी लगे कि इंक्रीज किया, तब भी हम लोग du का वैल्यू पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है। सेम इसी तरीके से डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी
और टेम्परेचर, दोनों में से कोई चीज अगर डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है तब हमारा du का वैल्यू निगेटिव लेंगे, तब du का वैल्यू क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात, जो वैल्यू अननोन है, जो आप फाइंड करने वाले हैं, उसकी साइन नहीं रखेंगे। ये एकदम बहुत गलती होता है, अभी तो नहीं होगा, वो ना रे ऑप्टिक्स में बहुत गलती होता है इस टाइप का। साइन कन्वेंशन किसका रखते हैं, जिसकी वैल्यू रख रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मान लो जैसे आप फॉर्मूला लगाए dq इक्वल टू du प्लस dw। अब आपको dq दे रखा है इन्होंने, dw दे रखा है, du पूछा है, तो जब आप इसको फाइंड कर रहे हो तब अपने मन से नहीं सोचेंगे du प्लस होगा या माइनस होगा। फिर जब आंसर प्लस में आएगा यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, आंसर माइनस में आएगा मतलब कम हुआ, अपने मन से साइन नहीं रखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जिसकी वैल्यू पता है, जो नोन क्वांटिटी है सिर्फ फिजिक्स में, उसी का साइन रखते हैं। और जो फाइंड आउट करते हैं, जो फॉर्मूला मुझे आंसर देता है वो विथ साइन देता है आंसर। समझ पा रहे हैं? ये दिमाग में बैठाएंगे, बाद में रे ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगा। मिरर इक्वेशन जबरदस्ती का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो भी हमने साइन कन्वेंशन लिखा है तो सभी का है, पर सिर्फ वही यूज होगा जो गिवन हो या जो नोन हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे? ओके, तो फर्स्ट लॉ में कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या दिक्कत वाली बात? फॉर्मूला सभी को याद है ना? फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला बहुत बेसिक क्या है, dq इक्वल टू du प्लस dw, है ना? यहाँ पे dq मतलब है कितना हीट ऐड या रिलीज किया गया, dw का मतलब वही है कितना वर्क हुआ है, और du का मतलब है कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सभी प्रोसेस सीखेंगे यही फर्स्ट लॉ के आसपास। तो हेडिंग बना दीजिए इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं कि यही 4 प्रोसेस है, प्रोसेस इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकता है, पर ये मेन 4 प्रोसेस है जिसको हम लोग सीखते हैं। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अभी इस टॉपिक पढ़ने का बस एक ही मतलब है कि हमें हर प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए। पहला प्रोसेस आइसोकोरिक, पहला प्रोसेस बना रहे हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका एक और नाम है आइसोमेट्रिक। वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, वहीं से बना है मैट्रिक। ठीक समझ पा रहे हैं? तो आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं। पहली बात क्या जानते हैं, इसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात याद करो, जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, 6 इक्वेशन उसमें पढ़े थे या 6 लॉ, उसमें से कौन लॉ में यूज होता था जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता था? गेल-लुसिक लॉ, याद आ रहा है? और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन। हर लॉ का ना अपना एक प्रोसेस इक्वेशन होगा। ठीक है, तो आइसोकोरिक का यही है प्रोसेस इक्वेशन। अच्छा, इसको एक स्टेप और तोड़ देते हैं, यही है इसका प्रोसेस इक्वेशन। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं P/T इक्वल टू कांस्टेंट, या P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ये सिर्फ और सिर्फ कहां लगा सकते हैं, आइसोकोरिक में, क्योंकि आइसोकोरिक का है ये आपका प्रोसेस इक्वेशन। तीसरे नंबर में हीट का कैलकुलेशन तो अभी मैं दिखाया ही था, फिर से बता दे रहा हूं। dq का वैल्यू हो जाएगा ncv/dt, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं। चौथा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पे आपको दिक्कत होगा। देखो du का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, ncv/dt, ये तो हर किसी में सेम रहेगा। पांचवा जल्दी से आ जाइए, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dv, V1 से V2। अब बताओ, सिंस dv ही 0 है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज dv इक्वल टू क्या रहेगा, 0।
dB 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या मिलेगा हमेशा 0। और जब वर्क डन 0 होगा तो फर्स्ट लॉ लगाना सीखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLT में बोल रहा हूं। चलिए dq इक्वल टू du प्लस dw। अब आप बोल दिए इसमें कि dw तो 0 होगा, वर्क ही 0 होगा, तो यहां पर टोटल हीट का वैल्यू हो जाएगा du। समझ पा रहे हैं? और देखो dq का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ये दोनों फॉर्मूला सेम दिख रहा है आपको? हेलो, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला सेम दिख रहा है। क्यों सेम आया? क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 100% हीट किसमें बदल जाता है? इंटरनल एनर्जी में। कोई वर्क ही नहीं होता है, तुम हीट देते रहो सिस्टम में, उसका अंदर का एनर्जी बढ़ेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। ये सभी पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन जाता है, अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है, स्लोप आता है। ठीक है, 7वां स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए जब भी स्लोप पूछे इंडिकेटेड डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम को स्लोप बोलेंगे, पीवी। अब बताओ वाई एक्स का स्लोप पूछे तो क्या निकालते हैं? dy बाय dx। तो इसका जब भी स्लोप निकलेगा तो निकलेगा dp बाय dv। याद रखना, स्लोप का मतलब किसी भी प्रोसेस में स्लोप का मतलब होगा dp बाय dv। ठीक है। अब जरा पीवी डायग्राम बताओ, आइसोकोरिक का कैसा होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, स्लोप का मतलब क्या? टेन थीटा भी होता है जी। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा भी। थीटा का वैल्यू कैसे लेते हैं? इस तरीके से मेजर करते हैं। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं? तो बताओ स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं tan 90, और tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो स्लोप ऑफ आइसोकोरिक हो जाता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हर प्रोसेस में बस आपको फर्स्ट लॉ का कहानी आना चाहिए, फर्स्ट लॉ लगाना आना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ का मतलब है तीन चीजें, तो ये तीन चीजें निकालना आना चाहिए। तो आइसोकोरिक में वर्क निकालना ही नहीं पड़ता, बाकी दोनों एक ही फॉर्मूले से निकल जाता है, NCV/dt से। चलिए हो गया। तो दूसरा लिखिए आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से। तो पहली चीज तो आप समझ ही गए, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहने वाला है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, अच्छा याद करो आइडियल गैस का फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे तो इसमें कौन सा लॉ लगता था जब प्रेशर कांस्टेंट होता था? चार्ल्स लॉ, है ना। और चार्ल्स लॉ में क्या बोलता था? चार्ल्स लॉ में जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या क्लियर है ना? तो ये बोल सकते वॉल्यूम बाय टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ये जो कर रहे हैं यही है इसका प्रोसेस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, और भी चीजें इसमें निकाल लेते हैं, जितनी चीजें उसमें निकाले थे सभी चीजें इसमें निकाल लेते हैं, है ना।
जैसे मान लो हीट, तो हीट का तो कोई दिक्कत ही नहीं, आइसोबारिक है, तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NCP/dt। आ जाइए चौथा, हीट के बाद इंटरनल एनर्जी आ जाइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ जी बताओ, du का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCB/dt। ये कंफ्यूज नहीं करना, कई बच्चे गड़बड़ा देते हैं, सोचते हैं कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे भी Cp हो जाएगा, यहाँ पे Cp नहीं होगा, Cb होगा। समझ पा रहे ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन किसी भी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, वर्क। वर्क का कैलकुलेशन क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू अंदर PdV, V1 से V2 तक। अच्छा इसको dW भी बोल दो। तो देखिए dW क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, प्रेशर तो हमारा क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V1 से V2 तक। तो बहुत ध्यान से देखिए, इस समय वर्क का कैसा कैलकुलेशन होगा, P V2 माइनस V1, ये हो जाएगा वर्क का। एक और वर्क का कैलकुलेशन होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये होगा PV2 माइनस PV1, और चूंकि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, और देखो इसमें प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, और इधर NR कांस्टेंट है। नहीं जल्दी से बताइए, PV2 को क्या लिख सकते हैं, nRT2, तो क्या लिख सकते हैं, nRT2 माइनस nRT1, तो dW में nR कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा T2 माइनस T1। तो वर्क का यहाँ पे दो कैलकुलेशन हो जाएगा, या तो PV2 माइनस V1 मालूम हो, या nRT2 माइनस T1 मालूम। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइए। वर्क डन, हाँ वर्क डन प्लस माइनस हो तो साइन यहाँ पे भी वही करेंगे। हीट में वर्क डन, हाँ NCP/dt, ठीक। तो ये फॉर्मूला अब लगाओगे फर्स्ट लॉ ना, यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर लगाएंगे फर्स्ट लॉ, तब देखो यहाँ पे लिखेंगे dq इक्वल टू du प्लस dw। अब सबका यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होता, इसलिए सबका अलग अलग कैलकुलेशन सीख लिए। dq निकालेंगे इस फॉर्मूले से, du निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और dw निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और तीनों का वैल्यू यहाँ रखेंगे। उसमें से कुछ गिवन होगा, कुछ अननोन होगा।